हेलो स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में ये वीडियो लेक्चर यूनिट 2 मेजर कंसर्न्स ऑफ डेवलपमेंट से है, जिसमें आज हम दो प्रमुख इंडिसेस PQLI एंड HDI को स्टडी करेंगे। पहला इंडेक्स है फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, जीवन की भौतिक गुणवत्ता का सूचकांक, जिसे PQLI कहते हैं। PQLI is one of the earliest attempt to measure the quality of human life or well-being of a country using non-economic social indicators। किसी भी देश के निवासियों की ग्रोथ और डेवलपमेंट को मेजर करने का यह एक नॉन इकोनॉमिक गैर आर्थिक सामाजिक सूचकांक है, जो उस देश के निवासियों की क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ और वेल-बीइंग को मेजर करता है। क्वालिटी ऑफ लाइफ का मतलब होता है कि एक ऐसा जीवन स्तर जिसमें व्यक्ति समृद्ध और खुशहाल तरीके से जी सके, अर्थात ऐसा देश जहां पर बेहतर स्वास्थ्य की सुविधाएं हो, शिक्षा का बेहतर स्तर हो, रोजगार की सुविधाएं उपलब्ध हो, सामाजिक आर्थिक समानता हो, मानव अधिकारों का संरक्षण हो, पर्यावरण का संरक्षण हो, इसके साथ ही साथ सामाजिक आर्थिक राजनीतिक स्वतंत्रता हो, सरकार और एडमिनिस्ट्रेशन बेहतर तरीके से काम करे, किसी भी प्रकार का जेंडर डिस्पैरिटी ना हो, और इसके अलावा भी तमाम ऐसे इंडिकेटर्स हो सकते हैं जो क्वालिटी ऑफ लाइफ में शामिल हैं। और PQLI कुछ सोशल इंडिकेटर्स के बेस पर किसी देश के निवासियों के रहन सहन के स्तर और उनके खुशहाल जीवन को मेजर करने का एक सूचकांक है। सूचकांक और इंडेक्स का मतलब होता है कॉम्बिनेशन ऑफ इंडिकेटर्स, मींस व्यक्ति के जीवन को बेहतर बनाने के लिए जो भी फैसिलिटीज नीडेड हैं, तो उनमें से कुछ अति आवश्यक इंडिकेटर्स को लेकर के व्यक्ति के जीवन स्तर और जीवन की गुणवत्ता को मेजर करने वाला सूचकांक PQLI है। 1970s के पहले किसी भी देश के विकास के स्तर को मेजर करने के जो मेन इंडिकेटर्स थे वो GNP, GDP और पर कैपिटा इनकम थी, परंतु ये एक्सपीरियंस किया गया कि बहुत सारे ऐसे देश, स्पेशली गल्फ कंट्रीज, ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज ऐसे हैं जहां पर GNP, GDP और पर कैपिटा इनकम में तो वृद्धि हो रही है और ये कुछ यूरोपियन कंट्रीज से भी अधिक है, परंतु वहां के निवासियों की लाइफ स्टैंडर्ड और क्वालिटी ऑफ लाइफ अत्यंत पिछड़ी हुई दशा में है। मीन्स जो भी GNP, GDP में वृद्धि हो रही है उससे देश के निवासियों का इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है। मींस विकास के लाभ इकोनॉमिक्स की ट्रिकल डाउन थ्योरी के अनुसार ऊपर से रिस्क करके नीचे लोअर क्लास तक नहीं पहुंच पा रहे हैं और जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, रोजगार, न्याय, स्वतंत्रता, समानता जैसी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। और तभी ये माना जाने लगा कि GNP और GDP में होने वाली वृद्धि विकास का इंडिकेटर नहीं है, वरन उस देश के निवासियों की स्किल्स, उनका जीवन स्तर, उनकी जीवन की गुणवत्ता के आधार पर ही किसी देश के विकास को मेजर किया जाना चाहिए। ये कॉन्सेप्ट सबसे पहले इकोनॉमिक्स में फर्स्ट नोबेल प्राइज विनर इकोनॉमिस्ट J. Tinbergen ने दिया था। But PQLI was developed for the US Overseas Development Council in the mid 1970s by Morris D. Morris on the basis of 23 developed and developing countries data। लेकिन PQLI को डेवलप करने का श्रेय मॉरिस डी मॉरिस को जाता है, जिन्होंने यूनाइटेड स्टेट की एक एजेंसी ओवरसीज डेवलपमेंट काउंसिल के लिए यह सूचकांक तैयार किया था और इसके लिए उन्होंने 23 विकसित और विकासशील देशों से डेटा कलेक्ट करके इन देशों के निवासियों के रहन सहन के स्तर और क्वालिटी ऑफ लाइफ की तुलना करते हुए इनको स्कोर या वैल्यू प्रदान की थी, जिसके आधार पर इनको विकसित और विकासशील माना गया। तो 1970s के दशक में मॉरिस डी मॉरिस ने इसको डेवलप किया और फर्स्ट टाइम 1979 में PQLI को जारी किया गया। PQLI focuses on quality of life instead of GNP और per capita income to measure economic development of a country। जैसा कि मैंने बताया कि किसी भी देश के विकास के स्तर को मेजर करने के लिए PQLI उस देश के निवासियों के रहन सहन के स्तर और कुछ सोशल इंडिकेटर्स के आधार पर विकास के स्तर का निर्धारण करती है, न कि GNP और प्रति व्यक्ति आय के आधार पर। PQLI measures the result of social, economic and political policies और इस प्रकार से किसी भी देश की गवर्नमेंट उस देश के निवासियों के विकास के लिए जो सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल पॉलिसीज बनाती है, उसका उस देश के निवासियों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, कितना इम्प्रूवमेंट आता है, कितना स्किल्स में डेवलपमेंट होता है, स्वास्थ्य
सुविधाएं कितनी बेहतर होती हैं, शिक्षा, रोजगार जैसे तत्वों में कितना परिवर्तन आता है, मानव अधिकार, स्वतंत्रता, समानता जैसी मूलभूत आवश्यकताओं में उस देश की स्थिति क्या है, इस बात को PQLI मेजर करता है। तो एक प्रकार से यह किसी देश की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक पॉलिसी का रिजल्ट बताता है कि उनका निवासियों के जीवन स्तर में कितना परिवर्तन आया, उनकी स्किल्स कितना डेवलप हुई। तो इन शॉर्ट PQLI कुछ इंडिकेटर्स जिसमें से स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन प्रत्याशा, 3 इंडिकेटर्स के बेस पर किसी देश के निवासियों के विकास के स्तर को मेजर करता है। 3 मेन इंडिकेटर्स और डायमेंशंस आर। PQLI के जो मेन प्रमुख 3 घटक हैं वो है बेसिक लिटरेसी रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी, आधारभूत साक्षरता दर, शिशु मृत्यु दर और जीवन प्रत्याशा। इन तीनों डायमेंशंस और इंडिकेटर्स के बेस पर PQLI क्वालिटी ऑफ लाइफ को मेजर करता है। ऑल इक्वली वेटेड ऑन 0 to 100 स्केल, और इसमें इन तीनों इंडिकेटर्स को बराबर से भार दिया गया है और इनका स्केल 0 से 100 के बीच में है। अगर किसी इंडिकेटर की वैल्यू 0 है तो इसका मतलब है वर्स्ट परफॉर्मेंस, मींस उस फील्ड में उस देश का सबसे खराब प्रदर्शन रहा है, और 100 स्कोर का मतलब है बेस्ट परफॉर्मेंस। तो 0 से 100 के बीच में स्कोर के आधार पर PQLI को तैयार किया जाता है। अब हम देखेंगे स्टेप्स टू कैलकुलेट फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ, जीवन की भौतिक गुणवत्ता को PQLI को मेजर करने के क्या स्टेप्स हैं। तो जो कि इसमें मैंने बताया कि 3 इंडिकेटर्स हैं, तो उन 3 इंडिकेटर्स को कैसे मेजर करेंगे, अब इसके स्टेप्स देखेंगे। सबसे पहले फाइंड परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन दैट इज लिटरेसी रेट, मींस लिटरेसी रेट जो इंडिकेटर है उसको मेजर करने के लिए किसी भी देश की लिटरेट पॉपुलेशन का परसेंटेज निकालेंगे। और इसको निकालने का सिंपल तरीका है कि कोई भी व्यक्ति जो 7 इयर्स कंप्लीट कर चुका है और किसी भी एक लैंग्वेज को लिख सकता है, पढ़ सकता है और अच्छे तरीके से समझ सकता है, तो वो लिटरेट माना जाता है। तो इस तरीके से किसी भी देश की पॉपुलेशन का वो हिस्सा जो लिटरेट है उसका परसेंटेज लिटरेसी रेट होता है। इट इज अ पॉजिटिव इंडिकेटर एंड इट शुड बी हायर। इंडिकेटर्स 2 टाइप के होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। जिस इंडिकेटर की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए, मींस अगर उसकी वैल्यू ज्यादा है तो वो अधिक डेवलपमेंट को बताता है, तो वो पॉजिटिव इंडिकेटर कहलाता है। परंतु जिस इंडिकेटर की वैल्यू कम होनी चाहिए, कम होने वाली वैल्यू ही विकास का सूचक है, तो वो नेगेटिव इंडिकेटर कहलाता है। तो पॉजिटिव इंडिकेटर की वैल्यू हायर होनी चाहिए और नेगेटिव इंडिकेटर की वैल्यू लोअर होनी चाहिए। तो लिटरेसी रेट एक पॉजिटिव इंडिकेटर है, जितना अधिक लिटरेसी रेट होगा वो देश उतना ही अधिक विकास के स्तर को दिखाएगा। भारत की लिटरेसी रेट 2011 के सेंसस के अनुसार 74% के अराउंड है। दूसरा स्टेप है फाइंड द लाइफ एक्सपेक्टेंसी, मींस जीवन प्रत्याशा। पहला इंडिकेटर लिटरेसी रेट है, मींस LR। दूसरा जीवन प्रत्याशा लाइफ एक्सपेक्टेंसी है। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब है कि किसी भी व्यक्ति के जीवित रहने की संभावना, यानी कि कोई व्यक्ति उस देश में उपलब्ध परिस्थितियों के अनुसार कितने वर्ष तक जीवित रह सकता है, ये जीवन प्रत्याशा होती है। हर देश की परिस्थितियां अलग अलग होती हैं और उन अलग अलग परिस्थितियों में लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी अलग अलग होती है। जैसे हम अफ्रीका और सब सहारा कंट्रीज की बात करें तो वहां पर लाइफ एक्सपेक्टेंसी काफी कम है, क्योंकि लोगों को जीवन की बेसिक सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। लेकिन अगर हम डेवलप्ड इकोनॉमीज की बात करें, USA, यूरोप, जापान जैसे देशों की बात करें, तो यहाँ पर लाइफ एक्सपेक्टेंसी काफी अधिक है। तो PQLI में मैक्सिमम लाइफ एक्सपेक्टेंसी 78 ईयर्स को माना गया है और मिनिमम लाइफ एक्सपेक्टेंसी 38 इयर्स को, जो कि 1950s में वियतनाम की थी। तो PQLI में माना गया कि कोई व्यक्ति कम से कम 38 वर्ष तक जीता है तो उसको 0 वैल्यू दी जाएगी, और अधिकतम लाइफ एक्सपेक्टेंसी 78 इयर्स है। अगर कोई व्यक्ति 78 इयर्स तक जीता है तो उसको 100 स्कोर दिया जाएगा। इट इज ऑल्सो अ पॉजिटिव इंडिकेटर, इट शुड बी हायर। और ये भी एक पॉजिटिव इंडिकेटर है, इसलिए इसकी वैल्यू भी हायर होनी चाहिए। मींस लाइफ एक्सपेक्टेंसी जितनी अधिक होगी वो देश उतना ही अधिक विकास के स्तर को बताएगा, उस देश के निवासियों की क्वालिटी ऑफ लाइफ उतनी ही अच्छी होगी। और ये कब होगा? जब उसको बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी, पीने का स्वच्छ जल मिलेगा, न्यूट्रिशनल फूड मिलेगा, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन नहीं होगा, एजुकेशन का लेवल अच्छा होगा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी अधिक होगी। तो इस प्रकार से जीवन प्रत्याशा एक सिंगल इंडिकेटर है, लेकिन ये बहुत सारे अन्य इंडिकेटर्स को कवर करता है। अब किसी भी देश के निवासियों की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है का जो अचीवमेंट लेवल है, उपलब्धि का स्तर है, इसको मेजर करने के लिए फॉर्मूला है
एक्चुअल वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू अपॉन मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। मींस सोशल इंडिकेटर्स जो है जैसे लाइफ एक्सपेक्टेंसी और लिटरेसी रेट, इन दोनों की अचीवमेंट लेवल को मेजर करने के लिए इस फॉर्मूले का प्रयोग किया जाता है। मान लीजिए किसी देश, अगर इंडिया की बात करें तो वहाँ पर लाइफ एक्सपेक्टेंसी 69 ईयर्स है, तो अचीवमेंट लेवल होगा एक्चुअल वैल्यू मींस 69 ईयर्स माइनस मिनिमम वैल्यू, मिनिमम इस केस में 38 है और मैक्सिमम वैल्यू 78 है माइनस मिनिमम वैल्यू 38। तो इस फॉर्मूले के आधार पर उस देश की जीवन प्रत्याशा के उपलब्धि के स्तर को निकाला जाता है और इस फॉर्मूले के बेस पर जो वैल्यू आएगी वो जीवन प्रत्याशा का अचीवमेंट लेवल होगा, उपलब्धि का स्तर होगा। लिटरेसी रेट में कोई भी फॉर्मूला नहीं है क्योंकि उसमें सीधा परसेंटेज को ही अचीवमेंट लेवल मान लिया जाता है। भारत की लाइफ एक्सपेक्टेंसी 2020 में 69.7 ईयर्स है। दोनों इंडिकेटर्स को निकालने के बाद तीसरा इंडिकेटर को भी ज्ञात कर लेंगे जो है IMR, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट एट 1 ईयर। मींस 1 वर्ष की आयु पूरी करते करते कितने बच्चों की डेथ हो जाती है 1000 जन्म लेने वाले बच्चों में से, तो वो IMR कहलाता है। PQLI में ये माना गया कि जो IMR है वो मैक्सिमम 229 है और ये उस समय 1950s में एक अफ्रीकन कंट्री गैबन उसका डेटा है जो सर्वाधिक था और मिनिमम ये माना गया कि IMR 7 होगा। इट इज अ नेगेटिव इंडिकेटर, इट शुड बी लोअर। ये एक नेगेटिव इंडिकेटर है, मींस जितनी वैल्यू इसकी कम होगी वो देश उतना ही अधिक डेवलप माना जाएगा, विकास का स्तर उतना ही उच्च माना जाएगा, क्योंकि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट उस देश में कम होगी जिसमें बेहतर स्वास्थ्य की सुविधाएं होंगी, लोग अवेयर होंगे, लिटरेट होंगे। तो चूंकि एक नेगेटिव इंडिकेटर है इसलिए इसकी वैल्यू कम होना चाहिए। तो नेगेटिव इंडिकेटर के केस में अचीवमेंट लेवल निकालने का फॉर्मूला है मिनिमम वैल्यू माइनस एक्चुअल वैल्यू अपॉन मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। पॉजिटिव इंडिकेटर के केस में ये उल्टा हो जाता है, एक्चुअल वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू लेते हैं एंड नेगेटिव इंडिकेटर में मिनिमम वैल्यू माइनस एक्चुअल वैल्यू हो जाता है। भारत में 2020 में IMR 32 है, मींस 1000 जन्म लेने वाले बच्चों में 32 बच्चों की डेथ हो जाती है। तो फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके IMR का अचीवमेंट लेवल निकाल लिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल मिनिमम वैल्यू 7 माना है माइनस एक्चुअल वैल्यू 32 डिवाइडेड बाय मैक्सिमम वैल्यू 229, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू इधर 229 ली है, माइनस मिनिमम वैल्यू 32। तो इसको सॉल्व करने पर जो भी वैल्यू आएगी वो IMR का अचीवमेंट लेवल होगा। अब इन तीनों इंडिकेटर्स में अचीवमेंट लेवल निकाल लेने के बाद इन तीनों का एवरेज ले लिया जाता है। मींस लिटरेसी रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी का भी जो भी वैल्यू आया है उसको 3 से डिवाइड करने पर, मींस मीन वैल्यू ले लेने पर जो फाइनल वैल्यू आएगी वो फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स की वैल्यू को बताएगा। और जिस देश में PQLI जितना अधिक होगा मींस उस देश के निवासियों की क्वालिटी ऑफ लाइफ, जीवन की गुणवत्ता उतनी ही अधिक बेहतर है। अब ये एक मेरे पास एक डेटा है जो जीवन का भौतिक गुणवत्ता को तथा पर कैपिटा GNP में वृद्धि दर को दिखाता है। इसमें कुछ देश भारत, श्रीलंका, इटली और संयुक्त राज्य अमेरिका का डेटा है। 1950 में भारत की PQLI वैल्यू 14 थी। 10 वर्ष बाद 1960 में ये बढ़ के 30 हो गया और 1970 में PQLI भारत का 40 हो गया और पर कैपिटा GNP में 1.8% की दर से वृद्धि हुई, यानी कि GNP पर कैपिटा 1.8 के रेट से इंक्रीज हुआ 1950 से 1970 के बीच में और PQLI 14 से 30 और 30 से 40 हुआ। अगर श्रीलंका की बात करें तो 1950 में श्रीलंका का PQLI भारत से कई गुना अधिक था जो कि 65 था। 1960 में ये 75 हो गया और उसके बाद ये बढ़कर के 80 हो गया। मींस भारत से श्रीलंका का PQLI 1970 में जस्ट डबल था। ये डेवलपिंग इकोनॉमीज है। अगर डेवलप्ड इकोनॉमीज की बात की जाए तो इटली और संयुक्त राज्य अमेरिका दो ऐसे देश हैं जिसमें इटली का PQLI 80 था जो बढ़ करके 87 और फिर 92 हो गया और USA का PQLI 89 था जो बढ़ करके 91 और 93 हो गया, जबकि इटली का GNP पर कैपिटा USA की तुलना में डबल रहा। तो ये आंकड़े बताते हैं कि GNP और GDP में होने वाली वृद्धि से PQLI का कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं है, क्योंकि भारत और श्रीलंका का GNP पर कैपिटा ग्रोथ रेट लगभग इक्वल है, जबकि इनके PQLI में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, यानी कि PQLI के मामले में श्रीलंका भारत से दोगुना विकसित देश है। और यही बात इटली और संयुक्त राज्य अमेरिका में है। इटली का पर कैपिटा GNP ग्रोथ रेट अमेरिका से डबल है, लेकिन दोनों के PQLI
स्कोर में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। इंडियाज लास्ट PQLI वैल्यू इज 65। भारत का लास्ट PQLI का स्कोर 65 रहा। अब चूंकि PQLI की अपनी कुछ लिमिटेशंस थी, इसमें जो इंडिकेटर्स लिए गए थे वो डेवलपमेंट को परफेक्टली रिप्रेजेंट नहीं कर रहे थे, इसीलिए PQLI को HDI से रिप्लेस कर दिया गया और 1990 के बाद किसी भी देश के निवासियों की फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ को मेजर करने के लिए मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का प्रयोग किया जाने लगा। अब हम देखेंगे जीवन की गुणवत्ता को मेजर करने का दूसरा सूचकांक जो है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक HDI was created to emphasize that people and their capabilities should be the ultimate criteria for assessing the development of a country, not economic growth alone. Means HDI का कॉन्सेप्ट भी किसी भी देश के विकास को मेजर करने के लिए इकोनॉमिक ग्रोथ के बजाय उस देश के निवासियों की कैपेबिलिटीज मीन्स क्षमताओं और उसके स्किल डेवलपमेंट के आधार पर किसी भी देश के विकास को मेजर करता है। The HDI can also be used to question national policy choice, asking how two countries with the same level of GNI per capita can end up with different human development of outcomes. HDI की जो रिपोर्ट है वो विभिन्न देशों की पॉलिसीज पर भी क्वेश्चन उठाती है कि कैसे डिफरेंट कंट्रीज जिनका पर कैपिटा GNP सिमिलर है, ऐसे देश के निवासियों की ह्यूमन डेवलपमेंट आउटकम्स क्यों डिफरेंट है। एंड दीज कॉन्ट्रास्ट कैन स्टिमुलेट डिबेट अबाउट गवर्नमेंट पॉलिसी प्रायोरिटीज। और इस तरीके से HDI रिपोर्ट के बेस पर ही गवर्नमेंट की पॉलिसीज पर भी क्वेश्चन उठाया जाता है कि क्यों एजुकेशन, हेल्थ, न्यूट्रिशनल फूड जैसे तमाम इंडिकेटर्स के मामले में डेवलपिंग कंट्रीज डेवलप्ड इकोनॉमीज की तुलना में पिछड़े हुए हैं। तो विभिन्न देशों में जो सोशियो इकोनॉमिक एजुकेशनल डेवलपमेंट है उसको मेजर करने के लिए UNDP के द्वारा कुछ इंडिसेस डेवलप किए गए हैं जिनके बेस पर उस देश के विकास को मेजर किया जाता है। ये है लैंगिक असमानता सूचकांक, जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव गरीबी सूचकांक, ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स, बहुआयामी गरीबी सूचकांक, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स और लैंगिक विकास सूचकांक, जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स। और ये सारे इंडेक्स यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम जिसकी स्थापना 1965 में हुई थी के द्वारा तैयार किए जाते हैं। HDI is introduced by UNDP in 1990। HDI को सबसे पहले 1990 में UNDP के द्वारा तैयार किया गया था और इसकी पहली रिपोर्ट 1990 में और उसके बाद हर वर्ष जारी की जाती है। HDI को डेवलप करने का श्रेय पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट महबूब उल हक को जाता है, जिन्होंने इंडियन इकोनॉमिस्ट अमर्त्य सेन के साथ कुछ अन्य अर्थशास्त्रियों की हेल्प से डेवलप किया था। HDI इस बात पर जोर देता है कि किसी भी देश के विकास का आकलन करने के लिए वहाँ के लोगों तथा उनकी क्षमताओं को अंतिम मानदंड माना जाना चाहिए, न कि केवल आर्थिक विकास को। ये यही बात लिखी हुई है जो यहाँ पर मैंने बताई कि किसी भी देश के विकास का आकलन वहाँ के लोगों की स्किल्स, कैपेबिलिटी के बेस पर किया जाना चाहिए, न कि केवल इकोनॉमिक ग्रोथ के बेस पर। HDI की पूरी धारणा इस मान्यता पर आधारित है कि किसी राष्ट्र में रहने वाले लोग ही उस राष्ट्र की संपत्ति है, यानी कि ह्यूमन वेल्थ ही रियल वेल्थ है और आर्थिक विकास का मूल उद्देश्य एक ऐसा वातावरण तैयार करना है जिससे लोग लंबे, स्वस्थ तथा सृजनात्मक जीवन का आनंद उठा सकें। और आर्थिक विकास का उद्देश्य केवल GNP और GDP में ही वृद्धि नहीं है, बल्कि एक ऐसा वातावरण तैयार करना है जिसमें उस देश के निवासी एक लंबा, हेल्दी और क्रिएटिव लाइफ को एंजॉय कर सके। तो इन्हीं कुछ कॉन्सेप्ट्स के बेस पर HDI को डेवलप किया गया। Human Development Index is a summary measure of average achievement in key dimensions of human development. Human development किसी भी देश में अचीवमेंट लेवल को मेजर करने के लिए इन 3 डायमेंशंस का प्रयोग करता है। पहला है लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, सेकंड इज बीइंग नॉलेजेबल एंड थर्ड वन इज अ डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मीन्स लंबा और स्वस्थ जीवन, ज्ञान तक पहुंच और जीने का एक सभ्य मानक। तो ये 3 डायमेंशंस HDI में प्रयोग किए जाते हैं। अब इन डायमेंशंस को मेजर करने के लिए कुछ इंडिकेटर्स का प्रयोग किया जाता है, कुछ सूचकों का प्रयोग किया जाता है। तो लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ हेल्थ से रिलेटेड डायमेंशन है ये, और किसी देश के निवासियों के हेल्थ को मेजर करने के लिए लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ को इंडिकेटर के रूप में लिया गया, मीन्स जन्म के समय जीवन प्रत्याशा। बीइंग नॉलेजेबल
इसको एजुकेशन या शिक्षा की कैटेगरी में रखा गया। किसी देश के निवासियों की ज्ञान तक पहुंच को मेजर करने के लिए दो इंडिकेटर्स का प्रयोग किया जाता है। ईयर्स ऑफ स्कूलिंग फॉर एडल्ट्स एजेड 25 ईयर्स एंड मोर, मीन्स 25 और उससे अधिक वर्ष के लोगों के द्वारा स्कूल में व्यतीत किए गए वर्षों का एवरेज, मीन्स 25 और उससे अधिक वर्ष के लोगों ने अपना कितना जीवन स्कूल में व्यतीत किया है, इसका एवरेज। और दूसरा इंडिकेटर है एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग फॉर चिल्ड्रन ऑफ स्कूल एंटरिंग एज, कि अगर कोई बच्चा स्कूल में एडमिशन लेता है तो इसकी क्या एक्सपेक्टेशन है कि वह कितने वर्ष तक स्कूल में अपना जीवन व्यतीत करेगा। तो मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग एंड एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग मीन्स स्कूली शिक्षा के औसत वर्ष और स्कूली शिक्षा के अपेक्षित वर्ष के द्वारा उस देश के एजुकेशन स्टैंडर्ड को मेजर किया जाता है। और तीसरा है डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, मीन्स जीने का सभ्य मानक, और इसके लिए केवल एक ही इंडिकेटर लिया है, GNI एट पर कैपिटा, मीन्स परचेजिंग पावर पैरिटी के आधार पर प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय। तो तीन ये डायमेंशंस हैं। इन तीन डायमेंशंस यानी आयामों के अंतर्गत ये चार इंडिकेटर्स हैं जिनके बेस पर किसी भी देश के निवासियों के ह्यूमन डेवलपमेंट को मेजर किया जाता है। अब इन तीन डायमेंशंस और उसके अंतर्गत लिए जाने वाले इंडिकेटर्स के आधार पर तीन तरह के इंडेक्स को तैयार किया जाता है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स, एजुकेशन इंडेक्स एंड GNI इंडेक्स, जीवन प्रत्याशा सूचकांक, शिक्षा सूचकांक और प्रति व्यक्ति आय सूचकांक। और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इन तीनों ही सूचकांकों का एक कंपोजिट ज्योमेट्रिक मीन है, मीन्स इन तीनों इंडेक्स को निकालने के बाद इनका ज्योमेट्रिक मीन निकालने पर जो वैल्यू आती है वो उस देश की HDI वैल्यू होती है। अब हम देखेंगे ये तीनों ही इंडेक्स कैसे कैलकुलेट किए जाती है, इनका फॉर्मूला क्या है। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स, जीवन प्रत्याशा सूचकांक निकालने के लिए इस फॉर्मूले का यूज करते हैं LE-20 अपॉन 85-20, जहां पर LEI की वैल्यू 0 से 1 के बीच में रहती है। मीन्स HDI में जो भी सूचकांक हैं उनका स्कोर 0 से 1 के बीच में रहता है, जबकि PQLI में स्कोर 0 से 100 के बीच में रहता है। ये PQLI एंड HDI में डिफरेंस है। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी में 20 को वर्स्ट परफॉर्मेंस एंड 85 को बेस्ट परफॉर्मेंस माना गया है। मीन्स अगर कोई व्यक्ति खराब परिस्थितियों में अपना जीवन जिएगा तो उसकी जीवन के औसत वर्ष 20 होंगे, और अगर उसे बेस्ट कंडीशंस मिलेंगी तो वह 85 वर्ष तक जीवित रह सकता है। और LE एक्चुअल लाइफ एक्सपेक्टेंसी, तो इंडिया के केस में देखा जाए तो प्रेजेंट में लाइफ एक्सपेक्टेंसी 69 ईयर्स है। तो 69 माइनस 20 अपॉन 85 माइनस 20 के आधार पर लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स को निकाल लिया जाएगा और इसकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में आएगी। 0 मीन्स वर्स्ट परफॉर्मेंस और 1 का मतलब है बेस्ट परफॉर्मेंस, और इसकी वैल्यू 20 एंड 85 ईयर ली गई है। एजुकेशन इंडेक्स, शिक्षा सूचकांक, इसके अंतर्गत दो इंडिकेटर लिए गए हैं, मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग एंड एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग। मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग इंडेक्स को निकालने के लिए 25 साल और उससे अधिक उम्र के लोगों द्वारा औसत रूप से स्कूल में व्यतीत किए गए वर्ष को निकाला जाता है, जो MYS होता है, और उसको 15 से डिवाइड कर दिया जाता है। तो MYSI मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग इंडेक्स आ जाता है। और इसी तरह से एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग इंडेक्स निकालने के लिए एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग निकालते हैं, मीन्स कोई बच्चा जब स्कूल में एडमिशन लेता है तो वह कितने वर्ष तक स्कूल में रह सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी कितनी है। तो EYS निकालने के बाद उसको 18 से डिवाइड कर देते हैं। और 15 एंड 18 का मतलब है कि मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग को मैक्सिमम 15 ईयर्स माना है, कि लगभग 25 और उससे अधिक वर्ष के लोग अधिकतम 15 वर्ष तक अपना जीवन स्कूल और कॉलेज में जीवन व्यतीत करते हैं। और एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग को ये 18 माना गया है, मीन्स कोई बच्चा स्कूल में एडमिशन लेगा और हायर एजुकेशन को अचीव करेगा तो वो 18 वर्ष तक स्कूल और कॉलेज में एजुकेशन लेगा, तो इसलिए यहाँ इसको 18 से डिवाइड करते हैं। तो ये MYSI और EYSI निकालने के बाद इन दोनों का मीन निकाल लिया जाता है, और ये मीन वैल्यू एजुकेशन इंडेक्स कहलाती है। तीसरा है इनकम इंडेक्स। इनकम इंडेक्स को पर कैपिटा इनकम के आधार पर निकाला जाता है। तो पर कैपिटा GNI माइनस $100 डिवाइडेड बाई $75,000 माइनस $100, मीन्स मिनिमम इनकम को 100 माना गया है जो 0 के बराबर है, और मैक्सिमम इनकम को 75,000 माना गया है जो 100 को रिप्रेजेंट करता है। और पर कैपिटा इनकम मीन्स प्रत्येक देश का रियल पर कैपिटा इनकम। अब मान लिया जाए अगर भारत का पर कैपिटा इनकम $6,000 है, तो इस फॉर्मूले के आधार पर वैल्यू रखेंगे 6,000 माइनस
100 डिवाइडेड बाई 75,000 माइनस 100 और जो स्कोर आएगा वो एजुकेशन इंडेक्स का स्कोर होगा। अब ये तीनों स्कोर निकालने के बाद इन तीनों ही इंडेक्स का ज्योमेट्रिक मीन ले लेते हैं और ज्योमेट्रिक मीन लेने के बाद जो वैल्यू आती है वो HDI वैल्यू कहलाती है। HDI की वैल्यू 0 से 1 के बीच में रहती है। 0 मीन्स वर्स्ट परफॉर्मेंस एंड 1 मीन्स बेस्ट परफॉर्मेंस। अगर किसी देश का वैल्यू 0 के नजदीक होगा तो ह्यूमन डेवलपमेंट के मामले में वो देश उतना ही अधिक पिछड़ा होगा और किसी देश की वैल्यू अगर 1 के जितना ज्यादा नजदीक होगी वो देश विकास के स्तर पर उतना ही बेहतर परफॉर्मेंस प्रदर्शित करेगा। अब हम देखेंगे इंडेक्स वैल्यू मीन्स HDI वैल्यू इज डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरीज। HDI स्कोर निकालने के बाद अलग अलग देशों का स्कोर अलग अलग आता है तो उन स्कोर्स को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला है 0.8 एंड अबव। अगर किसी देश का स्कोर 0.8 और उससे अधिक है तो वह बहुत उच्च मानव विकास की श्रेणी में आता है, वेरी हाई डेवलप्ड कंट्री माना जाएगा। सेकंड कैटेगरी है 0.7 से 0.799 तक का स्कोर लिया जाता है और इतना स्कोर जो देश अचीव करता है वो उच्च मानव विकास को प्रदर्शित करता है, मीन्स हाई डेवलप्ड इकोनॉमी और कंट्री माना जाता है। थर्ड कैटेगरी में 0.5 से लेकर के 0.699 स्कोर अचीव करने वाले कंट्रीज आते हैं और इनको मीडियम डेवलप्ड इकोनॉमीज और कंट्रीज माना जाता है, मीन्स मध्यम मानव विकास की कैटेगरी में आते हैं। और 0.5 से नीचे स्कोर हासिल करने वाले सारे देश लेस डेवलप्ड कंट्रीज और कम मानव विकास वाले देश की कैटेगरी में आते हैं। अगर इंडिया की बात की जाए तो भारत तीसरी कैटेगरी में आता है क्योंकि इसका स्कोर प्रेजेंट टाइम में 0.645 है। तो भारत एक मध्यम मानव विकास वाला देश है जहाँ पर ह्यूमन डेवलपमेंट मीडियम है। अब हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत की रैंकिंग के बारे में देखेंगे जो लास्ट 3 इयर्स की है। 2018 में भारत ने 130वीं 130th रैंक को प्राप्त किया टोटल 189 कंट्रीज में। अगर हम 2019 की रिपोर्ट की बात करें तो 19 की रिपोर्ट में भारत का रैंक 129 थी, मींस भारत ने बेहतर परफॉर्मेंस किया 2018 की तुलना में और इसकी रैंक 189 देशों में 129 हो गई और जो HDI वैल्यू थी वो 0.647 थी। टॉप पर नॉर्वे देश था, सेकंड नंबर पर स्विट्जरलैंड एंड थर्ड नंबर पर ऑस्ट्रेलिया था और इन कंट्रीज का स्कोर 1 के अराउंड 0.94, 95, 0.94 एंड 0.93 था। भारत का स्कोर 0.647 और लास्ट में बॉटम पर अफ्रीकन देश नाइजर था, इसका स्कोर 0.35 था ओनली। तो 18 से 19 में भारत ने मानव विकास के क्षेत्र में अधिक स्कोर प्राप्त किया। अगर HDI 2020 रिपोर्ट की बात की जाए तो चूंकि ये रिसेंट रिपोर्ट है तो इस रिपोर्ट में भारत ने जो रैंक हासिल की वो 131। 189 देशों में 131वीं रैंक भारत ने 131 रैंक हासिल की। इट मींस भारत की जो पोजीशन है वो 2 पॉइंट्स डिग्रेड हो गई, मींस 129 से भारत 131वें स्थान पर आ गया, 2 पायदान पीछे चला गया। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि भारत का जो स्कोर 0.647 था घट करके 0.645 हो गया, मींस जो इंडेक्स वैल्यू है भारत की वो 0.645 हो गई 0.647 से और इसीलिए भारत रैंकिंग में भी गिरावट आई। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेटा है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद रखना है। 2020 रिपोर्ट का जो थीम थी उसका टाइटल था द नेक्स्ट फ्रंटियर ह्यूमन डेवलपमेंट एंड द एंथ्रोपोसीन। 2020 में फर्स्ट पोजीशन पर नॉर्वे, सेकंड आयरलैंड एंड थर्ड स्विट्जरलैंड। मींस स्विट्जरलैंड की वैल्यू भी डिग्रेड हुई है, ये दूसरे स्थान से तीसरे स्थान पर आ गया है और ऑस्ट्रेलिया जो थर्ड रैंक पर था और नीचे चला गया और सेकंड पोजीशन पर आयरलैंड आ गया है। तो आप 2020 के फर्स्ट टॉप 3 कंट्रीज के नाम याद रखिएगा और लास्ट में बॉटम पर 2020 में भी 189 नंबर पर नाइजर, अफ्रीकन देश नाइजर रहा और इंडिया की रैंक 131। अगर हम इन तीनों सूचकांकों की बात करें तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स भारत का 69.7 था, EYS 12.5, MYS 6.5 और GNI $6681 पर ईयर 2020 की रिपोर्ट में भारत का स्कोर रहा। श्रीलंका, भूटान एंड मालदीव्स रैंक इज बेटर देन इंडिया। और भारत की अगर पड़ोसी देशों की बात की जाए तो उसमें से श्रीलंका, भूटान और मालदीव ऐसे देश हैं जिनकी रैंकिंग भारत से बेटर रही। चाइना भी भारत का पड़ोसी देश है और HDI में उसकी रैंकिंग भारत से बेटर है। इस डेटा के आधार पर हम कह सकते हैं कि भारत में जो जीवन प्रत्याशा है वो 69.7 ईयर्स है। एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग मींस कोई बच्चा स्कूल में कितने वर्ष व्यतीत करेगा एडमिशन लेने के बाद, तो ये 12.2
2 ईयर्स है, मीन्स केवल 12 वर्ष तक ही बच्चा पढ़ेगा। मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग मीन्स 25 और उससे अधिक वर्ष के लोगों ने कितने वर्ष स्कूल में व्यतीत किए, तो ये ओनली 6.5 ईयर्स है। अगर प्रति व्यक्ति आय की बात की जाए तो 6,681 है। और इसी जगह अगर हम टॉप नॉर्वे, आयरलैंड, स्विट्जरलैंड जैसे कंट्रीज की बात करें तो इनकी वैल्यू कई गुना अधिक है। इवन श्रीलंका, भूटान, मालदीव और चाइना जैसे भारत के पड़ोसी देश भी भारत से HDI के मामले में आगे हैं। अब हम देखेंगे हाल के वर्षों में भारत का प्रदर्शन कैसा रहा। फर्स्ट टाइम ये इंडेक्स 1990 में इंट्रोड्यूस हुआ था, तो 2018 के बीच HDI में भारत के मूल्य में 50% का सुधार हुआ, यानी कि भारत का जो स्कोर है उसमें 50% का सुधार हुआ। 1990 में भारत का स्कोर 0.43 था, जो बढ़कर के 0.647 हो गया है। ये 2019 में भारत का स्कोर था। यह मध्यम मानव विकास की श्रेणी में शामिल देशों के औसत 0.634 से अधिक है। चूंकि भारत मीडियम डेवलप्ड कंट्रीज की कैटेगरी में आता है और इन कंट्रीज का जो एवरेज स्कोर है वो 0.634 है, जो इसकी तुलना में भारत के स्कोर 0.647 ज्यादा है। भारत का मानव विकास सूचकांक मूल्य दक्षिण एशियाई देशों के औसत मूल्य से भी अधिक है। अगर हम साउथ एशियन कंट्रीज की बात करें जिनका एवरेज स्कोर 0.642 है, तो भारत का HDI स्कोर इससे भी अधिक है। और हम इन रिपोर्ट्स के बेस पर ये कह सकते हैं कि मानव विकास के क्षेत्र में भारत की स्थिति में सुधार हुआ है। मीन्स लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एजुकेशन लेवल और जीने का सभ्य मानक मीन्स पर कैपिटा इनकम के मामले में भारत में सुधार हुआ है। और चूंकि ये 3 डायमेंशंस है, लेकिन ये बहुत सारे अन्य इंडिकेटर्स को कवर करते हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रति व्यक्ति आय के साथ साथ ये रोजगार के अवसर, सोशल, इकोनॉमिक एंड सोशल फ्रीडम इत्यादि को भी बताता है।